तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5। सीबीएसई के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 ही होगा क्योंकि एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया था। चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 होगा और इसमें हम लोग सार्क को भी पढ़ेंगे और दक्षिण एशिया में आने वाले जितने भी देश हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग सार्क की बात करेंगे, ठीक है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। लेकिन उससे पहले चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, जो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर है लेकिन 4th में है किताब में। सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, सत्ता का नया केंद्र। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 4 पार्ट में है। आप उसको देख ले, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलो चलते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि ये दक्षिण एशिया क्या है। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। दक्षिण एशिया क्या है? एशिया का दक्षिण भाग में जो भी देश होंगे उसको दक्षिण एशिया माना जाता है। जैसे कि अमूमन दक्षिण एशिया की अगर जब हम बात करते हैं तो उसमें 8 देश को काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन स्क्रीन पे आपको 7 ही देश दिख रहे होंगे, इसमें एक देश आप ऐड कर सकते हो। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 देश हैं, ठीक है। मालदीव्स लिखा हुआ है, मुझे लगा मालदीव्स नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो 8 कंट्री की कहीं ना कहीं हम बात करते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका को इंगित किया जाता है दक्षिण एशिया के नाम का यूज़ करके, प्रयोग करके, ठीक है। ये रहा मालदीव्स। बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करते हैं, मालदीव्स को भूल जाते हैं, वो नीचे नहीं देखते हैं। तो ये भी दक्षिण एशिया का भाग है, ठीक है। चलो आगे। ये जो सार्क है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे मैं इसका अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो बता देता हूँ। इसका डेफिनेशन होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था आपको बताना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वैसे सार्क को पढ़ना है हमें। चलो, अगर दक्षिण एशिया के जितने देश हैं उसके प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें से सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो वो सीमा विवाद है। कहीं ना कहीं तो दक्षिण एशिया के देश हैं बहुत, जैसे भारत को लेकर चलते हैं तो दक्षिण एशिया के जो आपको 8 कंट्री बताया था, भारत को छोड़ दे तो 7 कंट्री, उसमें से 6 कंट्री बाउंड्री शेयर करता है। 6 कंट्री या 5 कंट्री लगभग, ठीक है, बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। उसमें से 2 दक्षिण एशिया में कंसीडर किया जाता है। तो उसमें से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी क्या करते हैं, भारत के साथ अपना बाउंड्री शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं इन सबों में सीमा का विवाद थोड़ा बहुत है। और भारत की बात करें तो भारत से ज़्यादा इन ग्रुप की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। नदी जल को लेकर विवाद है, विद्रोह है, जातीय संघर्ष है और ख़राब आर्थिक स्थिति होने की वजह से तो आपस में ही लोग, यहाँ के जो कंट्री हैं दक्षिण एशिया के, वो लड़ते रहते हैं, ठीक है। सार्क को हम लोग बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्थापना कब हुआ था। अब दक्षिण एशिया की विशेषता अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो आप देख सकते हो दक्षिण एशिया के ऊपर भाग में, जिसको उत्तरी भाग बोलते हैं, हिमालय है। यहाँ है ना हिमालय, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। यानी उत्तर में हिमालय की श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है, ठीक है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण आपने देखा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें देखना है राजनीतिक परिदृश्य। जो भी कंट्री हमने देखे दक्षिण एशिया के जो भी कंट्री हैं उसके बारे में
सबसे पहले हम अगर राजनीतिक परिदृश्य बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके राजनीतिक विशेषता की बात कर रहे हैं, राजनीतिक प्रणाली की बात कर रहे हैं। तो पाक की बात करें यानी पाकिस्तान की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट 1947 में आपको पता है भारत और पाकिस्तान, ब्रिटिश भारत जब बंटवारे के साथ भारत और पाकिस्तान में बंटवारा होता है तो 1947 में पाकिस्तान भी आज़ाद होता है और यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित किया जाते हैं फर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे उथल पुथल होते हैं जो कि हम जब पाकिस्तान को पढ़ेंगे इसी वीडियो में तो बहुत अच्छे से समझेंगे। कभी लोकतंत्र होता है और इसमें कभी जो होता है बाय द पीपल इलेक्ट होके प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री बनते हैं और वही सरकार बनती है और सरकार को बाद में जाके सैनिक के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है और सैन्य तंत्र आ जाता है। तो ये बार बार सिलसिला चलता है पाकिस्तान में। ठीक है, सैन्य तंत्र भी हो। ठीक है, अभी बस एक रूपरेखा बता रहा हूँ, पाकिस्तान को पढ़ेंगे हम। अगर यहाँ की बात करें तो इस देश ने घोषित कर रखा है कि जो इस्लाम है हमारा राष्ट्रीय धर्म है, इस्लाम को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर रखा है। इसीलिए इस देश को थियोक्रेटिक भी बोलते हैं। थियोक्रेटिक मतलब थियोक्रेटिक का मतलब होता है ऐसा देश जिसके पास, ऐसा स्टेट जिसके पास अपना कोई धर्म हो। इंडिया के पास नहीं है कोई धर्म, यहाँ पे किसी धर्म को स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता कि ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है वगैरह। यहाँ पे सभी धर्म को इक्वल प्रोटेक्शन दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है हर एक धर्म में रहने वाले लोगों को। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, आपको पता है। अब यहीं पे अगर बांग्लादेश की बात करें, आगे सभी कंट्री को सिंगल सिंगल पढ़ना है हमें। बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में ये आज़ाद होता है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है, पूर्वी पाकिस्तान होता है पहले। ठीक है, तो 1971 में जब होता है तो यह लोकतंत्र स्थापित करती है, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ की सरकार बनती है। लेकिन बाद में यहाँ भी तख्ता पलट होती है और उस समय अवामी लीग होते हैं। ठीक है, और वो धर्मनिरपेक्ष यहाँ स्थापित करते हैं। लेकिन इधर की बात करें, धर्मनिरपेक्ष स्थापित करते हैं। आप हमारे आवाज़ पे जाना, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो क्या होता है। 1972 में धर्मनिरपेक्ष, जब 1972 में संविधान की वापसी होती है तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष स्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस्लाम की मान्यता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और फिर 1988 की अगर बात करें तो सैन्य शासन आता है। उसको हम देखेंगे जब बांग्लादेश को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष से इसे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। आपने समझ गया, 88 में जब सैन्य शासन आता है उसके बाद धर्मनिरपेक्ष से क्या किया जाता है, इसे इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया जाता है, इस्लामिक देश। ठीक है, HM इरशाद के नेतृत्व में सैन्य शासक स्थापित होता है बांग्लादेश 1988 में। उससे पहले क्या था, उससे पहले था आपको धर्मनिरपेक्ष। अब हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका। ठीक है, अब देखो भारत 1947 में आज़ाद होता है, एक साल बाद 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद होता है और इस दोनों में लोकतंत्र है। ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हर एक जगह है, यानी कहने का मतलब जो साउथ एशिया की कंट्री सब जगह लोकतांत्रिक है। कहीं पे लोकतांत्रिक से सरकार चुनी जाती है, बाद में सैन्य तंत्र आ जाता है। कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, राजा भी है, प्रधानमंत्री भी है, जैसे UK, जापान, नेपाल। तो ये इन सब चीज़ों में। अब देखो भारत धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, सेकुलर कंट्री है। श्रीलंका की बात करें तो ये थियोक्रेटिक है। इसमें भी बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 70% से ज़्यादा क्या है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब अगर बात करते हैं हम भूटान की,
भूटान और नेपाल का। सबको सिंगल सिंगल पढ़ना है, अभी बस ओवरऑल बताता हूँ। यहाँ पे भी बौद्ध धर्म ज़्यादा है, बहुसंख्यक है, 74% के आस से भी ज़्यादा है बौद्ध धर्म। और यहाँ भी, यहाँ जो है भूटान में मैंने बताया था कि संवैधानिक राजतंत्र एक होता है जहाँ पे राजा भी होता है। संवैधानिक राजतंत्र है कहाँ पे? भूटान में। यहाँ राजा भी है और जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेपाल की बात करते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं नेपाल को लेके। नेपाल की अगर बात करें कि तो पहले राजतंत्र था, ठीक है, फिर 2006 में इसे धर्मनिरपेक्ष बनाया जाता है। 2006 से यह धर्मनिरपेक्ष बनता है। और अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू हैं नेपाल में। पुनः इसे हिंदू राष्ट्र मानने के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरह से हमारे इंडिया में कभी कभी देखा जाता है हिंदू राष्ट्र मानने के प्रति हिंदू राष्ट्र संगठन के जो भी लोग हैं जो धर्मनिरपेक्ष में विश्वास नहीं करते हैं, जिन्हें लगता है नहीं धार्मिक बेस पे अगर देश का बंटवारा हुआ था तो हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो वो यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं और नेपाल में भी। ठीक है, चलो आई थिंक एक मालदीव्स बच गया था, उसको भी हम कर ही लेते हैं। मालदीव्स यहाँ पे कर लेते हैं। मालदीव्स की राजनीतिक प्रदेश को मैं बता देता हूँ। 1968 से पहले की बात करें तो यहाँ पे सल्तनत हुआ करते थे, लेकिन अभी लोकतंत्र है और 2008 में यहाँ पे संविधान बनता है। ठीक है, और यहाँ भी कह सकते हो कि थियोक्रेटिक है, थियोक्रेटिक देश है, यानी कहने का मतलब यह है ये भी खुद को इस्लामिक देश घोषित कर रखा है, जिसको थियोक्रेटिक बोलते हैं। किसी स्टेट के पास अगर कोई धर्म है, यानी अपने राष्ट्र में किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर रखा है, तो उसको कहते हैं थियोक्रेटिक। ठीक है, चलो अब पाकिस्तान इंडिविजुअल अब बात करते हैं। इन सभी चीज़ को हमने देख लिया, अब इंडिविजुअल बात करते हैं। पाकिस्तान आज़ादी के बाद यानी 1947। अब थोड़ा अच्छे से समझना है यहाँ पे। ब्रिटिश भारत से जब आज़ादी मिलती है तो पाकिस्तान और भारत यानी बंटवारे के साथ भारत आज़ाद होता है। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनती है। जो हम अभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान जो कि अभी का पाकिस्तान है उसकी बात कर रहे हैं। तो 1951 में सबसे पहले पीएम जो बनते हैं लियाकत अली बनते हैं। लियाकत अली, ठीक है, समझने की कोशिश करना। लियाकत अली जब बनते हैं पीएम के रूप में शपथ लेते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से यह सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के शासन के अंदर सबसे पहली बार सैन्य शासन आता है, यानी इनको हटाकर 1958 में जो सैन्य शासन के नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो कमांडर होते हैं अयूब खान, वो अपने ही सरकार पे सैन्य शासन करके सरकार की तख्तापलट करती है और सैन्य शासन पाकिस्तान में स्थापित करती है। पहली बार कौन करता है? अयूब खान। ठीक है, फिर देखो जनता की नाराज़गी की वजह से जनरल याहिया खान, थोड़ा नाम बहुत खतरनाक है, यह अयूब खान का तख्त पलट कर देते हैं और ख़ुद को शासन में लाते हैं। ये भी एक सैन्य शासन ही है। ठीक है, जो अयूब खान को सैन्य शासन कौन लाया? अयूब खान सबसे पहले पाकिस्तान में। फिर अयूब खान के जो शासन थे सैन्य शासन, उसे तख्ता पलट करता है अहिया खान। ठीक है, उसके बाद अहिया खान जो है लगभग 1958 से 1969 तक शासन करता है। ठीक है, सैन्य शासन। फिर 69 में नहीं, सॉरी, 1958 से, थोड़ा चेंज करने दो, 1958 से 1969 तक जो है अयूब खान करता है। 1958 से
69 तक। 69 के बाद आता है अय्या खान। 58 से पहले क्या होता है, लियाकत अली होते हैं। अय्या खान आते हैं 1969 से 1971 तक। 71 में यह बांग्लादेश का जो युद्ध होता है जिसमें यह हारते हैं। उसके बाद 1971 में हुए बांग्लादेश संकट के बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकर अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनती है। 1971 में यह हारते हैं, सैनिक शासन होता है बांग्लादेश में। अब पूर्वी पाकिस्तान अपने अंदर रखता है और उस समय बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भारत से लड़ाई करना पड़ता है पश्चिमी पाकिस्तान या अभी के पाकिस्तान को, तो ये बेचारे हार जाते हैं। उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन होता है तो उसमें जुल्फ़िकर अली भुट्टो वहाँ के सरकार स्थापित करते हैं। अब आगे देखो, यह सरकार 1977 तक ही चलती है। बाद में जिया उल हक ने सरकार का तख्त पलट किया और फिर से पाकिस्तान में सैन्य शासन आता है। अब देखो 1971 में कौन गया, 1971 में गया अय्या खान, आया कौन, जुल्फ़िकर अली भुट्टो। ठीक है, अब देखो जुल्फ़िकर अली भुट्टो आया तो ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 1977 तक चला ये। ठीक है, उसके बाद आता है जिया उल हक। जिया उल हक की सरकार क्या करता है, यह सैन्य शासन लाता है और 1977 से लेके 1988 के बीच यह शासन करता है। 1988 में जिया उल हक की विमान क्रैश होने की वजह से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 82 में, इसी बीच में 77 से 88 तक तो शासन करता है सैनिक शासन, लेकिन 1982 में वहाँ के आम जनता के द्वारा इस शासन का विरोध किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बनती है 1988 में बनती है और वह किनके नेतृत्व में बनते हैं, बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में। बनर्जी भुट्टो नहीं थे, बेनजीर भुट्टो। ठीक है, बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में बनता है 1988 में पुनः लोकतांत्रिक सरकार। उसके बाद 90 में, 88 में बन गया, फिर 90 में क्या होता है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं मिराज खालिद को। किसी कारणवश हो सकता है बेनजीर भुट्टो हटे होंगे, मिराज खालिद को बनाता है कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के आकस्मिक मृत्यु के वजह से, उसी तरह से किसी कारणवश बनाया गया होगा इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री। अब सीधे चलते हैं 99 में। 99 से पहले अगर बात करें तो 97 में एक इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, जिसमें बनता है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। नाम सुने होंगे आप, नवाज शरीफ। 97 की बात है, 97 से 99 बेचारा रहता है, 97 2 कर देता हूँ, 99 रहता है। उसके बाद जो लेटेस्ट अगर कह सकते हो तो उन्हीं के सरकार में पुनः तख्तापलट 1999 में क्या किया जाता, सैनिक द्वारा इस पर आक्रमण किया जाता है, अपने ही सैनिक के द्वारा, और सरकार की तख्तापलट की जाती है, पुनः सैनिक शासन लागू होता है 1999 में। तो आपने क्या देखा, बार बार लोकतांत्रिक तरीके से सरकार आ रही है और वहीं के सैनिक जो है अपने हाथ में कमान ले रहा है अपने सरकार तख्तापलट करके। ठीक है, अब चलो आगे। 1982 के बाद पाकिस्तान में लोकतंत्र का समर्थन में आंदोलन होने लगा, मैं ये सब चीज़ बता दिया हूँ। और 1988 में बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में एक बार फिर से लोकतांत्रिक सरकार बनती है, बता दिया हूँ। इसके बीच भी 1988 से कुछ बीच में मैंने पॉइंट बताया, उसको ऐड कर सकते हो आप कि 1990 में मिराज खालिद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर 1977 में इलेक्शन होता है, 1997 में इलेक्शन होता है जिसमें नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और 99 तक रहते हैं। 99 तक क्यों होते हैं, 99 में सैनिक तख्तापलट होता है, यानी सैनिक का फिर से शासन आता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र का अस्थायी न रहने के पीछे कारण क्या है? फर्स्ट कारण था कि वहाँ पे धर्मगुरुओं, सेना और भूस्वामियों का दबदबा है। भारत के नाम पर डरा हुआ है सेना कि भारत कहीं इस पर आक्रमण ना कर दे, इसीलिए सेना अपने हाथ में कमान रखना चाहता है। इसी वजह से ज़्यादातर संगठनों द्वारा सैन्य शासन का समर्थन मिलते रहता है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाकिस्तान को नहीं मिल पाता है।
अन्य देश अगर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की बात करें तो अन्य देश जो है वह वहाँ के सेना को ही मदद करते हैं अपने सुरक्षा के फ़ायदे की वजह से, अपने फ़ायदे की वजह से। और भ्रष्ट राजनीतिक दल है, इसके वजह से यहाँ पे पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता है। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद दो क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी भारत की आज़ादी के बाद आपको पता होगा ब्रिटिश भारत जब आज़ाद हुआ था, मैं बार बार बताया हूँ कि एक पूर्वी पाकिस्तान बनता है, एक पश्चिमी पाकिस्तान बनता है। जो पूर्वी पाकिस्तान था अभी का बांग्लादेश है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों को भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया जाता है। इसमें से एक वो क्षेत्र होते हैं पूर्वी पाकिस्तान, एक दूसरा आता है पश्चिमी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश बनता है। देख लिया कि पूर्वी पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बनता है। उसके पीछे क्या क्या हुआ अब देखते हैं, मुख्य समस्या देखते हैं यहाँ का। पूर्वी पाकिस्तान में जो है बंगाली भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, ठीक है, क्योंकि बंगाल से सटा हुआ बांग्लादेश है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। आज़ादी के बाद जो पश्चिमी पाकिस्तान था, यानी कि अभी का पाकिस्तान, वह पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू भाषा लादने की कोशिश कर रहा था, यानी कि उर्दू भाषा के लिए दबदबा बना था कि बांग्लादेश में उर्दू बोलो, क्योंकि यहाँ तो ज़्यादा लोग बंगाली बोल रहे थे, ठीक है। और लोगों को लग रहा था कि हमारे परंपराओं का विरोध हो रहा है, ठीक है। लोगों ने इसका विरोध करना, पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे देखो, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली संस्कृति के ऊपर हो रहे बुरे व्यवहार का विरोध करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये विचारे आते हैं शेख मुजीबुर रहमान पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ, यानी जो अभी का पाकिस्तान है उसके खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन होने लगे। और इन आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। यही है, इनको भी जेल जाना पड़ा, इनको भी लाल जूता खाना ही पड़ा था। चलो आगे देखते हैं। पूर्वी पाकिस्तान यानी अभी का जो बांग्लादेश थे, उसमें हो रहे अत्याचार आंदोलन के वजह से लोग दबे जा रहे थे, ठीक है। लोग को बहुत सारी समस्या हो रही थी, तो आंदोलन को दबाने के लिए अय्या खान, यानी कि जो कि आपको पता है अय्या खान 1969 से 1971 तक, यानी बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान के आज़ादी तक तो वही था। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ? जब अय्या खान को हराया गया भारत के द्वारा। तो ये इन पे अत्याचार कर देते हैं, सेना भेजते हैं और बहुत सारे आंदोलनकारियों को मारना शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग इसमें मरते भी हैं, ठीक है। पाकिस्तानी के सेना के हाथों मारे जाते हैं। पूर्वी पाक की आज़ादी, देश में ऐसी स्थिति होने की वजह से हज़ारों लोग भारत की ओर भागते हैं, भारत की ओर आते हैं। भारत पे यह समस्या आ जाता है कि अब ऐसे लोग को, इतना लोग को कैसे रखा जाए। तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का जो है ना हेल्प किया जाता है भारत के द्वारा। और इसी हेल्प की वजह से पश्चिमी पाकिस्तानी यानी कि जो अभी का पाकिस्तान है उससे युद्ध करना पड़ता है 1971 में, और उसमें भारत जीतता है। और उसी के साथ साथ जो है पूर्वी पाकिस्तान है बांग्लादेश के रूप में स्थापित होता है, एक नया कंट्री बनता है 1971 में, ठीक है। इस युद्ध में भारत जीतता है और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर एक नया देश बनता है, यानी बांग्लादेश। आज़ादी के बाद देखो, अब थोड़ा बच गया। आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने अपने संविधान बनाया 1972 में और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं समाजवादी देश की घोषणा की। आज़ादी के समय क्या था? ये धर्मनिरपेक्ष। आप देखना 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में परिवर्तन किया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली स्थापित करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को ही बांग्लादेश के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले नेतृत्व किया था। और ये अवामी लीग के अध्यक्ष भी थे। बांग्लादेश का जनक भी कहता है और इनको प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। बाद में यह प्रधानमंत्री भी बनते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी यानी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को ख़त्म कर दिया। अब देखो भाई, इसने अच्छा काम भी किया और यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था भी लाया, और फिर बाद में जाके कहा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ही पार्टी रहेगा। तो इससे लोग नाराज़ हो गए थे। इसकी वजह से देश में बहुत बड़ा तनाव आने लगा। और उसके बाद क्या हुआ? शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया सेना के द्वारा। इसमें क्या होता है? सैन्य शासन पुनः स्थापित होता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में भी आपने देख लिया, शेख मुजीबुर रहमान जब अपने पार्टी को ही एक पार्टी घोषित करता है और पार्टी की मान्यता नहीं देता है, मान्यता ख़त्म कर देता है। इस वजह से देश में क्या होता है? बहुत बड़ा तनाव होता है और सेना इस पर बगावत करती है, यानी शेख मुजीबुर रहमान पे आक्रमण करती है, उन्हें मार देता है, ठीक है। और उसके बाद सैन्य शासन लागू हो जाता है बांग्लादेश में। इसके बाद जिया उर रहमान
ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश किया, लेकिन उनका भी हत्या कर दिया जाता है। जियाउर रहमान के बाद फिर से HM इरशाद के नेतृत्व में सैन्य शासन आती है बांग्लादेश में। फिर उसके बाद छात्र के द्वारा इस शासन का विरोध किया जाता है और 1990 में सैन्य शासन खत्म होती है और इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई और 1991 के बाद से अभी तक बांग्लादेश में क्या है, लोकतंत्र ही है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो यहाँ साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में